कशिश न्यूज के स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाती हैं और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों की पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कई वैज्ञानिक अनुसंधानों से ये पता चल चुका है कि कोरोना के से बचने का एकमात्र कारगर तरीका वैक्सीनेशन ही है। सरकार वैक्सीनेशन की दिशा को गति देने के लिए जगह जगह कोविड एक्सप्रेस सहित कई जगह शिविर लगाकर वैक्सीनेशन का कार्य कर रही है। लेकिन कटिहार से एक ऐसी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपको सुनकर आश्चर्य होगा। जी हाँ, कटिहार के अल्पसंख्यक इलाके में अभी भी भ्रम की स्थिति है। लोगों में ये डर है कि अगर वो वैक्सीन लेते हैं तो उनकी मौत हो जाएगी। आप अल्पसंख्यक इलाके के इन लोगों की जो कहानी है, इनकी जुबानी सुनिए। इन लोगों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि वैक्सीनेशन को लेकर जो अफवाह है कि वो 45 वर्ष से अधिक के लोगों को वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं, और अगर वो वैक्सीन लेते भी हैं तो उनकी मौत हो जाएगी। हालांकि जनप्रतिनिधि उन्हें जागरूक करने के लिए जो है जगह जगह घर जाकर उनको समझा रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों को भी वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करना एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, क्योंकि जिनको भी वो समझाने आते हैं उनका स्पष्ट तौर पे कहना था कि जनप्रतिनिधि स्टाम्प पेपर पर यह लिख के दे, अगर उनकी मौत होती है तो उनके परिवार और बच्चे की परवरिश जनप्रतिनिधि करेंगे। जागरूकता का थोड़ा सा कमी का एहसास जो है, पब्लिक लोग डरा हुआ है, जो न्यूज़ फैला हुआ है या अफवाह उड़ा हुआ कि आदमी लोग इससे मरता है या और भी कुछ बात है, इसी कारण से वैक्सीन लेने से सब इनकार कर रहे हैं। ये क्या देखिए, हम लोग का तो उम्र हो गया 70 से ज़्यादा हो गया, अब कोई ज़रूरी नहीं। डर लगता है। क्या चीज़ का डर लगता है? मरने का। क्या वैक्सीन लेने से मर जाता है? पूरा दुनिया शोर मचा हुआ है तो हम लोग को क्या डर लगेगा। कोरोना वैक्सीन ये सबके लिए है और लेना चाहिए। ये ज़रूरी इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन से कोई कहता है कि मर जा रहा है, फलाना हो रहा है, तो ये गलत बात है। इस भरम में ना जीवे। हम लोग चाहिए हर 45 साल से ऊपर वाले को अभी इंजेक्शन लगना शुरू हो गया। हम लोग को चाहिए बढ़ चढ़ कर हर धर्म के लोगों को आगे आके इंजेक्शन लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एनजीओ और आशा आंगनवाड़ी सेविका भी जो इसको लेकर जागरूकता अभियान चला रही है कि वैक्सीनेशन लेना ही कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये भ्रम की स्थिति है, खास करके अल्पसंख्यक इलाके में, ये एक जनप्रतिनिधियों को जागरूक करना वैक्सीनेशन लेने के लिए भी एक टेढ़ी खीर साबित हो रही है। कशिश न्यूज़ आपसे अपील करता है किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति में ना रहे, क्योंकि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है। और वैक्सीनेशन ले साथ ही साथ जो कोरोना से बचने के जो एहतियात बताए गए हैं उनका जरूर पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें और अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर लें, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है जिससे आप कोरोना जैसी बीमारी से बच सकते हैं। रितेश रंजन, कशिश न्यूज़, कटिहार। बाघमारा के लिए अब एक कहना गलत नहीं होगा कि अवैध धंधा करना तो बाघमारा अनुमंडल में आ जाइए। लगातार 1 महीने से लगभग पुलिस अवैध कोयले में छापेमारी कर रही है, लेकिन अवैध कोयला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीती रात की बात है, कपुरिया थाना अंतर्गत दुखीदी जंगल में लगभग 8 टन अवैध कोयला को पुलिस ने जब्त किया है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी धंधेबाज भागने में फरार हो चुके हैं। हमें गुप्त सूचना मिली कि कपुरिया के अंतर्गत दुखीडी के जंगलों में कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से कोयला जमा किया गया है, जिसके उपरांत इस सूचना को वरीय पदाधिकारी तक दिया गया। उसके उपरांत हम लोग पीओ पे पहुंचे। पीओ पे देखा गया कि वहां करीब 7 से 7.5 8 टन के लगभग कोयला मौजूद है, जिसे स्वच्छात जब्त करके थाना लगाया गया। कपुरिया थाना क्षेत्र में तो किसी प्रकार का माइंस नहीं है और हमें भी पहली बार इस 6 महीना में कार्यकाल में मुझे पहली बार सूचना ये मिला। इससे पहले तो आज तक कभी घटना ऐसी नहीं घटी थी। इससे मैं आगे देखूंगा कि ऐसा कभी घटना ना घटे। अब देखना यह है कि पुलिस कब तक अवैध धंधेबाज के गिरबान तक पहुंचती है। बाघमारा से कशिश के लिए सुधीर। कोरोना काल में हेल्थ वर्करों ने कई सराहनीय काम किए हैं, चाहे वो एएनएम हो, चाहे डॉक्टर। 24 घंटे कोरोना काल में मरीजों को अपनी सेवा देकर उन्होंने एक मिसाल पेश की है। कटिहार के सदर अस्पताल से एक सुखद खबर ये है कि कटिहार सदर अस्पताल ने भी एक रिकॉर्ड कायम किया है, वो भी प्रसव के मामले में। यहाँ कुल 2391 जनवरी 2021 से लेकर मई 2021 तक
कुल 2391 प्रसव किए गए, जिसमें से मात्र 124 ही प्रसव जो है डिलीवरी जो है सीजर के माध्यम से की गई। बाद बाकी जितने भी डिलीवरी वो नॉर्मल तरीके से हुई। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में, कटिहार के स्वास्थ्य विभाग का एक रिकॉर्ड हुआ। कटिहार सदर अस्पताल ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। इस मामले में जो डॉक्टर हैं और एएनएम कहते हैं कि उनकी टीम जो है, जो कोरोना पीड़ित मरीज या जो भी डिलीवरी के मरीज आए हैं उनके पास, उनके साथ बेहतर तालमेल, उनके साथ सामंजस्य स्थापित करके उन्हें समझा बुझा कर पहले विश्वास में लिया गया, फिर उन्हें प्रसव कराया गया और प्रसव नॉर्मल तरीके से कराया। हम लोग तो बहुत अच्छे तरह से कोशिश किए। कोरोना के काल में भी हम लोग तो बिना एक दिन का छुट्टी लिए हुए दिन रात लगातार काम करते हुए इस कोरोना काल में बहुत हम लोग को वर्क करना पड़ा, ये तो है। और हम लोग ने पेशेंट के प्रति बहुत ज़्यादा काम भी किया है। हर एक जगह से जितने भी प्राइवेट क्लिनिक सभी वहाँ भगा देते थे, लेकिन लास्ट में फिर हम लोग आकर के इसको अच्छा से डिलीवरी करवाते थे। मेरे सदर हॉस्पिटल में पहले भी तो नॉर्मल डिलीवरी होता था, लेकिन कोरोना काल में हम लोग सारे व्यवस्था को करते हुए, यानी सारा का टेस्ट टूस्ट कराते हुए, हम लोग पूरा प्रिकॉशन लेते हुए हमने डिलीवरी करवाने का कोशिश किया है। तो 2391 डिलीवरी में मात्र 124 डिलीवरी सीजर से होना कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि सदर अस्पताल की दर्शाती है कि डॉक्टर और एएनएम किस तरह से बेहतर कार्य कर रही है। हालांकि ये नॉर्मल तरीके से जो डिलीवरी होती है उसमें मरीजों को भी स्वास्थ्य लाभ मिलता है, उन्हें बड़े खर्च से बचना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट नर्सिंग होम में जब भी आप जाएंगे तो वहाँ अधिकतर जो डॉक्टर हैं वो नॉर्मल तरीके से डिलीवरी नहीं करते बल्कि सीजरियन डिलीवरी करते। तो कहीं ना कहीं सदर अस्पताल इस मामले में अव्वल रहा है कि जो नॉर्मल डिलीवरी के मामले में वो रिकॉर्ड कायम किया है, और लोगों को इससे हरासमेंट भी, स्वास्थ्य लाभ भी होता है। नॉर्मल डिलीवरी करने से अधिक स्वास्थ्य लाभ भी होता है। बाकायदा सीजरियन डिलीवरी करने से जो उनकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सदर अस्पताल की एक बेहतर भूमिका रही। इसके लिए वहाँ के डॉक्टर और वहाँ के एएनएम कहीं ना कहीं उनको सैल्यूट बनता है। हितेश रंजन, कशिश न्यूज़, कटिहार। बिहार के लाल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आज 74वां जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ सिवान सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी के मकान पर मनाया गया। जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी, जो टीवी स्क्रीन पे जो तस्वीर चल रही है उस तस्वीर को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यहां पर जन्मदिन मनाया जा रहा है। और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर कोरोना गाइडलाइन की भी किस तरह पहल की जा रही है, आप तस्वीरें देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। सभी के चेहरे पे मास्क है और जो 2 गज दूरी है, स्वाभाविक सी बात है कि अगर केक कटेगा तो 2 गज दूरी की थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी ने इस सारी प्रक्रियाओं को पूरा किया है। केक काटने से पहले विधायक जी ने अपने जितने समर्थक थे उन सभी लोगों के मास्क का वितरण कराया, साथ ही केक काटा और लालू यादव के विचारों पर, उनके किए गए कार्यों का जनता के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया, उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने एक और चीज कहा है कि आज जो प्रदेश नेतृत्व ने जो आदेश दिया है, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि लालू रसोई का इंतजाम किया गया है। आज सुबह से लेके अभी शुरुआत हो चुकी है और सुबह से लेके अगर रात तक जितने लोग आएंगे सभी लोग इस लालू रसोई का आनंद लेंगे। लालू जी इस देश के ही नहीं, दुनिया में इस देश के गरीब, दुखिया, दलित, अकलियत, अति पिछड़ा और जो सम्मानित बड़े हमारे भाई जाति के हैं, तमाम लोगों के सेवक के रूप में देश दुनिया में जाने जाते हैं। और उन्होंने देश की सेवा किया है, राज्य की सेवा किया है और ऐसे ऐसे अपने समय में कीर्ति किए हैं कि इस देश के लोग, इस बिहार के लोग लालू यादव को भुला नहीं सकते हैं। लालू यादव अस्वस्थ हैं, लेकिन उनके 74 वर्ष होने पर राष्ट्रीय जनता दल परिवार और पूरे बिहार में उनकी जयंती मनाई जा रही है और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जयंती के अवसर पर लालू रसोई का इंतजाम
हर एमएलए अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में करेंगे और जो भी डेरा पर आवेंगे, गरीब हो चाहे जो हो, उनको भोजन कराने का काम करेंगे। तो हम लोगों ने इस काम को किया है और हम लोग हाथ उठा करके, हाथ जोड़ करके भगवान से, ईश्वर से, ऊपर वाले से हम लोग प्रार्थना भी किए हैं कि लालू जी का उम्र बढ़े, दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें, क्योंकि देश में आज जो विषम परिस्थिति देश की है, इसमें एक देश के बड़े समाजवादी नेता श्री लालू यादव की आवश्यकता है और देश देख रहा है कि लालू यादव कब आते हैं और देश की जो बुराई है, दुर्गुण है, जो गिरावट है, जो सामाजिक व्यवस्था पर हमला है, इससे मुक्ति के लिए वो आएंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। देश तरक्की के तरफ जाएगा, विकास के तरफ जाएगा और सब लोगों को मिला जुला कर लेकर चलने की बात है, कहीं कोई छांट करके नहीं। देश के समृद्धि, इसकी आर्थिक स्थिति और मान सम्मान चाहिए सब लोगों को, तो वह लड़ाई अन्य कोई नहीं लड़ेगा। वह राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद ही लड़ सकते हैं। जो रसोई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कितने दिन चलेगा? रसोई कार्यक्रम जो है आप देख रहे हैं, सब जितना लोग आएगा वो सब लोग यहाँ रसोई पाएगा। रसोई, लालू रसोई का आयोजन है और सब लोग इसमें आ रहे हैं। अभी तो देख ही रहे हैं क्या समय हुआ है, भारी और गाइडलाइन का पालन करना तो हमारा आपका पुनित कर्तव्य है। वैश्विक महामारी के रूप ले लिया है कोरोना, इसलिए कोरोना को मतलब कि भगाना है तो गाइडलाइन का पालन हम तमाम लोगों को करना होगा। मुंह पर मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाइए और सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। बिल्कुल, जो टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि लालू रसोई का भी जो मजा है वो सभी लोग ले रहे हैं और आज 74वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये सारे लोग जो है आज उत्साह में हैं और लालू यादव का जन्म दिवस के अवसर पर उनके लंबी दीर्घायु की कामना भी अवध बिहारी चौधरी ने किया है और जल्द स्वस्थ होकर फिर से जनता के बीच सामने आने की बातें अवध बिहारी चौधरी ने कहा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि आज जो है पूरे बिहार में जितने विधायक हैं आरजेडी के, जितने जिला अध्यक्ष हैं, जितने उनके कार्यकर्ता जो भी लोग हैं, हर जगह लालू प्रसाद यादव की 74वीं जन्म दिवस मनाया जा रहा है और केक काटकर इसकी शुरुआत की गई है। पूरे बिहार में इस तरह का नज़ारा आज देखने को मिल रहा है, जहां पर लालू यादव के समर्थक जो हैं वो पूरी तरह से लालू यादव के आज जन्म दिवस पर खुशी मना रहे हैं और जल्द ही उन्हें स्वस्थ होकर आने की कामना भी कर रहे हैं। कैमरामैन पौरुष कुमार के साथ निरंजन कुमार, कशिश न्यूज, सीवान। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी। ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। मौजूद है बांका के नपटोलिया में, उसी मदरसे के पास आप देख सकते हैं ये मरबा उसी तरह बिखरा हुआ जहां विस्फोट हुआ था मंगलवार को और लगातार पुलिस की टीम जांच कर रही है, लेकिन जांच में क्या कुछ सामने आया है अभी तक कुछ भी बताने से पुलिस इनकार कर रही है। लगातार पुलिस की टीम जांच कर रही है। एक आपने जांच किया, क्या अब तक आपको पता चलता है? वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक पद्धति से हर बिंदुओं पर अनुसंधान किया गया है। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा डॉग स्क्वाड का भी हमने प्रॉपर यूज किया है और जितने भी एविडेंसेज अभी तक कलेक्ट हुए हैं वो फर्दर एनालिसिस के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जा रहा है। आईओ को प्रॉपर गाइडेंस करते हुए और दिशा निर्देश जारी किया गया है कि उसको कोर्ट से परमिशन लेने के बाद सैंपल को फॉरेंसिक लैब भेजा जाए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन और अनुसंधान के बाद जो जांच रिपोर्ट है उसको आने के बाद पता चलेगा कि क्या इसके पीछे वजह है, कारण। प्राइमा फेस की क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया जो है वो जो भी सैंपल कलेक्ट हुआ है
उसमें थोड़ा सा बारूद का स्मेल वगैरह आ रहा है। तो प्रॉपर जब फाइनल टेस्ट होगा उसके बाद एक्चुअल में केमिकल आएगा कि क्या है, कन्फ्यूजन सारी दूर हो जाएगी टेस्ट रिपोर्ट के बाद। ब्लड वगैरह का भी कुछ सैंपल मिला है क्या सर? वो अभी ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो फाइनल रिपोर्ट जब फॉरेंसिक लैब में फाइनल जब कन्फर्मेटरी टेस्ट आ जाएगी तभी इस चीज़ को चिन्हित किया जा सकता है। उसकी जांच नहीं हो जाती है प्रॉपर एफएसएल में तो टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव तो आपको बता नहीं सकते हैं। बाकी जो इम्पैक्ट है तो इम्पैक्ट जो बता रहा है उसके अनुसार अभी तक कोई हाई एक्सप्लोसिव का कोई हम लोगों को कोई उसका न रेसिड्यू मिला है न उसका कोई इम्पैक्ट। और जो जांच टीम की जांच रही है, जैसे इमाम मोबिन अंसारी की मौत हुई है यहाँ पर मोबिन जी की, इसके बाद जो आप लोगों के जांच के क्रम में क्या और इंजरी की बात सामने आई है? नहीं, हम लोग के जांच में कोई इंजरी की बात आई है ना कोई जो इंजर्ड आदमी हम लोग के सामने आया है। आईडी ब्लास्ट की बात बताई जा रही है, कुछ उससे बताएंगे सर? और ये आईडी ब्लास्ट जो बिहार के जो दूसरे मामले थे, क्या उससे कोई कनेक्शन हो सकता है? क्या उस पहलू से लेकर जांच कर रहे हैं आप लोग? अभी तक जो यहाँ पर जो स्थानीय मैटर आ रहा है उस मैटर के अलावे बाकी अभी तक कोई भी एंगल जांच में नहीं आया है। एक और बात, ये आप लोग कब तक ये कहने की हालत में रहेंगे कि हाँ इस वजह से ब्लास्ट हुआ, इतनी इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट है? रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? ये तो आपको लोकल थाना जो है वो बता देंगे, हम आपको ये नहीं बता सकते। लोकल जो यहाँ के प्रशासन के लोग आपको बताएंगे, हम लोग नहीं बता सकते। ये हम लोग एटीएस से आए हैं और हम लोग एटीएस के एंगल से देखने आए हैं कि एटीएस के एंगल से भी यहाँ पर कुछ हो सकता है क्या, कोई बाहर की टीम, बाहर की कोई मॉड्यूल, बाहर का कोई संगठन भी इसमें शामिल हो सकता है क्या। तो अभी तक के जांच में इस तरह का कुछ नहीं मिला। एक और आखिरी सवाल कि आपकी जांच क्या पूरी हो चुकी है या फिर अभी बाकी है, और कब तक पूरी हो जाएगी? जांच इतनी जल्दी पूरी नहीं होती है। अभी जांच बहुत बिंदु पर जांच बाकी है और हम लोग कर रहे हैं। जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आया? अभी कुछ भी बताने से पुलिस इनकार कर रही है। बाका से कशिश के लिए खगेंगे। कोरोना महामारी से बचाव के लिए पूरे देश में वैक्सीन लगाया जा रहा है। हम अपने चैनल के माध्यम से कई जगहों की खबरें दिखा रहे हैं। कई जगह वैक्सीन लेने के लिए लोग इच्छुक हैं, तो कई जगह भ्रम भी फैलाया जा रहा है। ऐसा ही खबर हमने कल दिखाया था राजधानी पटना से सटे फतुहा इलाके का। यहाँ लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे थे, वैक्सीन लेने से डर रहे थे। लोगों में एक भ्रम फैला हुआ था कि वैक्सीन लेने से मौत होती है। 4000-5000 की आबादी वाले गांव में 20 और 30 लोग वैक्सीन लिए थे और इसकी खबर जब हमने चलाई तो फतुहा में भी एक अजब की जागरूकता आई। और आज फतुहा के लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहाँ एक ऑक्सीजन बैंक है, उसके बैनर तले लोगों ने आज जागरूकता अभियान चलाया। और फतुहा शहर ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर लोगों को ये बताने का काम किया कि वैक्सीन लेना कितना जरूरी है। इससे कोई कोरोना महामारी से अगर जो निजात पाना है तो वैक्सीन लेना जरूरी है। ये बातें सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लोगों को बीच बताया और उन्होंने बताया कि कशिश न्यूज की का ये देन है जिसने फतुहा को ये दिखाया कि वैक्सीन लेने से लोग कतरा रहे हैं और तब जाकर लोगों में जागरूकता आई। फतुहा ऑक्सीजन बैंक ने ये जागरूकता अभियान टीकाकरण के लिए किया है। इसकी ज़रूरत न सिर्फ फतुहा में, बिहार में, संपूर्ण देश में है। आपको मालूम होगा कि पूरे देश में, जैसा आपको मालूम, ये बहुत विस्मयकारी बात है, 18% लोग शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण हुआ है पूरे देश में और ग्रामीण क्षेत्रों में 6%। आप इससे कल्पना करेंगे कि अभी जब 21 तारीख से 18 साल से अधिक जो उम्र वाले लोग हैं उनको 100% फ्री टीका होने वाला है। ये सब आपकी खबर का असर है। शायद 2-3 दिन पहले आप लोग गए थे और अभी वो आ भी रहा है खबर में कि कुछ एक लोग इसका इनकार कर रहे हैं, जैसे कुछ भ्रम और संशय की वजह से, जिनको दूर किए जाने पर वो आगे आ सकते हैं। और क्या लगता है अभी फतुहा के शहर क्षेत्र की बात किया जाए तो क्या कितना % वैक्सीन पर? लेकिन ये मतलब एक कटु सत्य बोलेंगे इसको, पता नहीं, मैं जितना देख रहा हूँ, मैं वर्चुअली बाहर रोड पे भी घूमता फिरता रहता हूँ, ये देखता रहता हूँ कि ये सज्जन टीकाकरण का काम में खुद लिए हैं, क्योंकि सबके सब प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, समाज में उनका स्थान है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जो आज काम किया वो काबिल तारीफ है और हम भी ये अपने चैनल के माध्यम से आपको ये दिखाते रहते हैं कि जो लोग वैक्सीन से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं, वो डरे नहीं। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। आप इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और भ्रम से दूर रहें।
इससे ये जानलेवा नहीं है, ये आपकी रक्षा के लिए है। परमानंद सिंह, कशिश न्यूज़, फतुहा। आज वट सावित्री का त्यौहार है और महिलाएं, जो सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र की कामना के लिए ये त्यौहार मनाती है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो सुहागिन महिलाएं हैं उनका झुंड है यहाँ पे, और ये निर्जला उपवास रखती है और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करती है। इसके पीछे एक मान्यता है, हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार एक मान्यता है कि सावित्री ने जब यमराज सत्यवान के प्राण को लेकर जा रहे थे तो सावित्री ने इसी वट वृक्ष के नीचे जो है आकर यमराज को उसके पति सत्यवान से जान जो है वापस लेने में सफल रही। तो कहीं ना कहीं जो ये महिलाएं हैं लंबी उम्र, पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर पूजा अर्चना कर रही है। ये धागा देख रहे हैं, धागा बांध रही है, मन्नतों का धागा है ताकि इनके पति स्वस्थ रहें और उन्हें लंबी आयु मिले। आइए सीधे रूबरू कराते हैं कुछ महिलाओं से, जानते जी बताइए कि क्यों वट सावित्री को क्यों किया जाता है? ये एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है। प्राचीन समय में सावित्री जो है अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का पूजा की थी और व्रत की थी और यमराज से अपने पति का प्राण वापस कर लाई थी। उसी परंपरा के अनुसार हम लोग मिथिलांचल है और मिथिला परंपरा के अनुसार वट सावित्री का पूजा किया जाता है। जो बांधा जाता है इसके पीछे क्या मान्यता है? ये मन्नतों का धागा है क्या? मन्नत ये धागा जो हम लोग बांधते हैं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए बांधते हैं। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं पूरी महिलाएं जो विधि विधान से पूजा अर्चना कर रही है और इस वृक्ष के नीचे जो कथा भी सुनी जाती है। लेकिन सबसे गौर करने वाली एक बात ये भी है यहाँ की कोरोना अभी गया नहीं है और जो है यूँ कह सकते हैं आस्था जो है कोरोना पे भारी है, ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग है। तो कहीं ना कहीं जो है जो महिलाएं हैं उनको भी एहतियात बरतना चाहिए ताकि ये कोरोना के काल में जो गाइडलाइन मिले हैं उनको पूरा किया जा सके। फिलहाल जो है वट सावित्री पूजा की धूम है और महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से कर रही है। रितेश रंजन, कशिश न्यूज़, कटिहार। उम्मीदें हैं लेकिन आंखों में दर्द है, आंसू भरी है। बहुत मेहनत हम लोग करते हैं जी जान से कि शायद मेहनत करने के बाद नौकरियां मिल जाएगी। बरसों गुजार देते हैं पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, रातों में भी नींद हराम कर जुनूनता की ओर चले जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, लेकिन मुकाम तक पहुंचने के बाद भी कहीं न कहीं कोई कमियां कभी नज़र आ जाए तो पूरी जीवन की मेहनत बेकार हो जाती है। वर्तमान के हालात बिहार में बीपीएससी का रिजल्ट हुआ है और इस रिजल्ट में बहुत सारे लोग इंतज़ार काफ़ी लंबे समय के किए। रिजल्ट आ तो गई, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट भी हुआ, लेकिन आज भी आंखों में आंसू है, आंखों में दर्द है। और वो दर्द है कि रिजल्ट जो आया है, जो परिणाम अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि बीपीएससी के एक हमारे होनहार छात्रा यहाँ पे खड़ी हैं, ये नालंदा जिला से आई हैं। इनका ये दर्द है कि रिजल्ट होने के बाद भी मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा जो डिग्री जो दी गई है वो डिग्रियाँ जो है उसमें नाम गलत आ गया और नाम गलत होने के कारण शायद इस नौकरी से वो वंचित रह जाएगी, क्योंकि बीपीएससी आयोग के द्वारा यह कहा जा रहा है कि आपकी जो डिग्री है उसमें नाम गलत है और ये नाम गलत करने वाले मगध विश्वविद्यालय के पूरे कर्मचारी लोग हैं। यहाँ तक के कर्मचारियों ने यहाँ तक के कह दिया कि हम आपका नौकर नहीं है, हम यहाँ मज़े लेने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन ये मज़े लेने के लिए क्या मगध विश्वविद्यालय आज भी बना है? जबकि मगध विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़ा का खेल तो हमेशा होते रहा है, बिचौलिया का खेल हमेशा होते रहा, घूसखोरी का भी चरम सीमा पर है। लेकिन विश्वविद्यालय में जो होनहार छात्रों के साथ वर्तमान दौर में शायद वो चंद मिनट में वो समस्या निदान किया जा सकता है, लेकिन वर्षों से टहलाई जा रही थी। किस प्रकार टहलाई जा रही थी हम आपको वो दर्द सुनाते हैं। क्या लोगों ने आज कहा कि हम लोग मज़े लेने के लिए बैठे हैं? कितना दिनों से आप परेशान हैं? सर मैं पिछले सितंबर माह में ही सर यहाँ अप्लाई की थी। मैं वहाँ पे सर हर बार कभी यहाँ पे जो स्टाफ होते हैं वो होते नहीं हैं। मैं बिहार से बार बार यहाँ आती हूँ, बार बार वहाँ कोई मिलते नहीं है। कभी कुछ हमको रीज़न बताया जाता है। कितना बार बताया गया सर कि पहला रीज़न बताया गया कि तुम्हारा वीसी का साइन नहीं हुआ, फिर दोबारा आई सर तो बताया गया है कि बनकर आ गया है लेकिन वो गलत है।
तिवारा है सर, तो फिर हम वो जो ये रजिस्टर होता है सर, उसमें हम उनसे जिद करके देखे कि सर आप बताइए कि आप भेजे हैं कि नहीं, भेजे हैं कि नहीं। फिर जब मैं वो देखती हूँ सर, तो फिर उसके बाद बताया जाता है कि हाँ इस तारीख को हम यहाँ से वेरीफाई करके भेज चुके हैं। तो फिर सर इसके पहले जो 2 स्टेटमेंट था वो क्या था, जब आप यहाँ से वो मतलब जिस दिन हम पूछ रहे हैं उसके 2 दिन पहले आप भेज रहे हैं, तो उसके पहले 2 स्टेटमेंट क्या था। सर मैं बिहार शरीफ से कोविड काल में सर हर बार आती रही, हर बार यहाँ के लोग मुझे ऐसे बरगलाते रहे। कौन सा वो कॉलेज है बिहार शरीफ का? नालंदा कॉलेज है सर। नालंदा कॉलेज है। ये नालंदा कॉलेज की छात्रा खड़ी हैं यहाँ पे, लेकिन जो दर्द है, क्योंकि मेहनत करने के बाद हर कोई यह उम्मीद लेकर चलता कि हम एग्ज़ाम में पास हो गया, वो एग्ज़ाम में छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन विश्वविद्यालय के जो तमाम कुलपति हैं, यहाँ के रजिस्ट्रार हैं और अन्य जो पदाधिकारी हैं, उनके जो रवैया रहा है सर्वनाक और बेहद ही सर्वनाक साबित कर रही है। ऐसी सर्वनाक साबित कर रही है कि जैसे कि छात्राओं को ये कहा गया कि आप जाके केस करो और केस लड़के अपनी नौकरी लो। इतनी आसान भी नहीं है, जबकि इनके घर में सहयोग करने के लिए इनके माँ बाप नहीं हैं। फिर भी आसमान को छूने के लिए अपने पंख से उस उम्मीद को भी, बादल को भी छूने की कोशिश की, लेकिन जो विश्वविद्यालय का जो शिक्षा प्रकरण की जो माफियागिरी है, जो सिस्टम है, वो पूरे सिस्टम को बदल कर रख दी है, पूरे जीवन को बदल कर रख दी है। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, तमाम ये हकीकत है। लेकिन मगध विश्वविद्यालय के जिस प्रकार बदनाम और जिस प्रकार के यहाँ के जो कुलपति, क्योंकि कई ऐसे खुलासा हम लोग कशिश पर किए हैं, क्योंकि मगध विश्वविद्यालय का जो नेचर रहा है, यहाँ जो माफियागिरी रही है शिक्षा विभाग में, कि जो 1 घंटे का काम है वो बरसों में होता है, और सिर्फ एक ही वजह है कि हाँ बिचौलियों का राज चलता है। वर्तमान के कुलपति हो या इसके पहले के भी कुलपति हो, इस तरह के अनेकों मामलाएं तो आते हैं, लेकिन निर्दय इस तरह से कुलपति के जो कर्मचारी हैं जो बात करते हैं कि हम यहाँ मज़े लेने के लिए बैठे हैं, मुकदमा करो, केस करो। आखिर कौन कहाँ जाएगा केस लड़ने के लिए? किसके पास इतने पैसे हैं, किसके पास इतना वक्त है? ये बिहार के तमाम अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और सरकार, जो राज्य सरकार है, राजभवन है, उनको संज्ञान लेना चाहिए। अब ऐसे कुलपति, ऐसे विश्वविद्यालय के जो भी कर्मचारी है, उन पर कड़ा एक्शन लेते हुए शायद कार्रवाई उनको करने की ज़रूरत है। लेकिन उस भविष्य का क्या होगा जो एक हमारे होनहार, जो छात्रा, एक होनहार स्टूडेंट हमारे बीच में जो तैयारी करने के बाद किसी अच्छे पोस्ट पर उनको तैनात होना, ये लगा कि जो रिजल्ट हुआ उसमें कौन सा पोस्ट थी, ये आपको उसमें चयनित किया गया था, कौन सा बीट मिला था? सर यहाँ पे मेरा रद्द कर दिया गया, तो स्कोर कार्ड भी नहीं दिखाया गया सर। मुझे नहीं मालूम कि मुझे कौन सा पोस्ट मिला था। कितना अंक से आप पास किए हैं? सर मार्क्स ही नहीं दिखा रहा है आयोग रद्द कर दिया, मतलब आयोग नहीं दिखा रहा है मार्क्स, मेरा स्कोर कार्ड भी नहीं दिखा रहा। आप समझ